सुनील जी, खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय। आप सभी छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए इतिहास विषय से के लिए लाजवाब लेक्चर सीट प्रस्तुत कर रहा हूं। और जो कि एनसीईआरटी पैटर्न से पुस्तक से अध्ययन करते हैं और सीबीएसई बोर्ड में अध्ययन कर रहे हैं। इवन दिस लेक्चर इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल्सो आईएएस एंड पीसीएस एग्जामिनेशन और ऑल्सो द यूजफुल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। लेकिन मैं आपको बिना राग लपेट के शुरुआत कर रहा हूं। इस चैप्टर का नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये आपका 5वां चैप्टर है। इसका मैं भाग 1 प्रस्तुत कर रहा हूं। तो भाग 1 प्रस्तुत कर रहा हूं। मुद्रण की सबसे पहले चीन में शुरुआत हुई थी। मुद्रण कहते हैं प्रिंटिंग को। इन इंग्लिश वी से इट एज ए प्रिंटिंग। हम जानते हैं कि जिस तरह से आग और पहिया की खोज मानव जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन ले आया, एक आमूलचूल परिवर्तन ले आया, उसी तरह से यह भी महत्वपूर्ण है प्रिंटिंग। जिस तरह से इंटरनेट, एज यू नो दैट कि वंस द इंटरनेट केम द टोटल होल एंड शोल लाइफ हैज बीन टोटली चेंज्ड। ये कंप्लीट जीवन पद्धति को इसने बदल दिया। अब आप देखिए, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, सब में फेस आपका ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन आपका जानकारी हासिल की। उसी तरह से ये प्रिंटिंग, पहले लोग क्या होता था कि अपने बोल करके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक बात को पहुंचाते थे। अपने ज्ञानों को मुंह से बोल करके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाते थे और आगे अपने ज्ञान को प्रवाहित करते रहते थे। लेकिन प्रिंटिंग आने से क्या हुआ कि अब एक साथ कई पीढ़ी तक वो बात संरक्षित होकर के वो निकलते चले जाती थी, आगे बढ़ते चले जाती थी। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि आप यदि बोल रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग माइक, देन you can give the lecture for up to the, हम कह सकते हैं कि हम 50,000 लोगों को माइक से संबोधित कर सकते हैं। यदि मौखिक रूप से हम माइक का इस्तेमाल ना करें तो 1 to 1 संबोधित कर सकते हैं। लेकिन प्रिंटिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यदि हम पुस्तक छाप दें, यदि हम किसी पुस्तक को लिख दें, चाहे कोई कहानी हो, कविता हो, चाहे काव्य हो, वो लाखों प्रतियां वो पूरे विश्व में फैल सकता है। आप देख लो, प्रेमचंद की किताब पूरे विश्व में चलती है, भारत में तो पूरी प्रचलित है। आप देख लो, कई ऐसे पुस्तक हैं, रामायण देख लो पूरे भारत में, गीता देख लो पूरे भारत में, महाभारत देख लो पूरे भारत में, कुरान देख लो पूरी दुनिया में। इस तरह से आपने देखा कि जिस चीज को हम छाप देते हैं, प्रिंटिंग से उसको निकाल लेते हैं, फिर उसका प्रसार करने में काफी सुविधा होती है। तो शुरुआत चीन से हुई थी। चीन ने ही छपाई प्रिंटिंग का आरंभ किया था। अब देखिए चीन में कि 594 ईस्वी में, 594 में चीन में ब्लॉक कहते हैं, जो काठ का टुकड़ा होता था, उस पर कुछ उकेर दी जाती थी और उसमें स्याही लगा करके ठप्पा लगा करके और तब प्रिंटिंग किया जाता था। 594 ईस्वी तक यही पद्धति चलती थी। इसको ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता था। ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता था। उस समय चीन में कुछ कैलीग्राफिस्ट भी चले आए। कैलीग्राफिस्ट को हिंदी में कहते हैं खुशनवीसी। तो ये खुशनवीसी क्या होते थे? ये सुंदर सुंदर अक्षर में लिखते थे, हाथ से लिखते थे। सुंदर सुंदर अक्षर इनकी होती थी, लेखनी बहुत सुंदर होती थी, इनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती थी और इनके ही लेखन को फिर आगे बढ़ाया जाता था। लेकिन इस तरह से बहुत ज्यादा नहीं छापा जा सकता था, बहुत ज्यादा हजारों लाखों किताब नहीं छापी जा सकती थी। इसकी एक सीमाएं होती थी, क्योंकि लिखने वाले की संख्या सीमित होती थी और लिखने वाले की लेखन क्षमता भी सीमित होती थी। यहां पर यंत्र को आना जरूरी था। आगे जाकर के अब ऐसा हुआ कि चीन पहला देश है जिसने कंपटीशन की शुरुआत की। ये आपका प्रश्न आ सकता है, त्योहार के प्रश्न आई कि कौन ऐसा देश बाटे कि जेकी कंपटीशन की शुरुआत कैले होगा। तो तू जान ला, चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु स्टार्टेड द कंपटीशन फॉर द ज्वाइनिंग इन द सर्विस। सिविल सेवा के लिए पहला शुरुआत करने वाला चीन ही था। और चीन राजतंत्र सिविल सेवा में अच्छे योग्य उम्मीदवार को बहाल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत किया था। इसके लिए उसको कंपटीशन की जरूरत होती थी और कंपटीशन के लिए अध्ययन की जरूरत होती थी, अध्ययन के लिए पुस्तक की जरूरत होती थी। तो पुस्तक, लाखों का लाख पुस्तक चाहिए, हजारों का हजार पुस्तक चाहिए, तो उसके लिए छपाई शुरुआत हुआ। आरंभ में छपाई सिर्फ
उससे लाभ विद्वान उठाते थे, बुद्धिजीवी उठाते थे। बाद में आम लोग भी, व्यापारी भी हो गए, वाणिज्यिक समुदाय भी हो गए, पुरुष भी हो गए, महिलाएं भी हो गए, और बाद में तो महिलाएं किताब पढ़ने लगी, महिलाएं कहानियां पढ़ने लगी, कविताएं पढ़ने लगी, और कविताएं पढ़ने ही नहीं लगी बल्कि रचना भी करने लगी। धीरे धीरे इसका प्रसार काफी हो गया। अब काल्पनिक किस्सा, कविताएं, आत्मकथाएं, नाटक, ये सब छपने लगा और लोग जम करके पढ़ने लगे, और प्रिंटिंग इस तरह से धीरे धीरे फैलने लगा। और इस तरह से कि नाउ द प्रिंटिंग स्टार्टेड प्रोलिफरेटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। धीरे धीरे देखिए कैसे फैलेगा। अब मुद्रण का प्रसार चीन से कैसे हुआ? तो जब मुद्रण में शुरुआत में खुशनबीसी करते थे, लेकिन उससे तो काम चलना नहीं था। जब आवश्यकता ज्यादा लोग पढ़ने की इच्छुक होने लगे, ज्ञान हासिल करने लगे, तो अब यांत्रिक विधि आने लगी, उसमें मशीन की शुरुआत होने लगी। और चीन से मुद्रण तकनीक फिर 768 से लेकर के 770 ईस्वी के बीच ये जापान पहुंचा। जापान में पहली पुस्तक जो छपी थी उसका नाम था डायमंड सूत्र। दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि जापान में पहली पुस्तक कौन सी छपी थी? तो वो डायमंड सूत्र थी। और फिर 18वीं सदी के अंत तक आते आते तक एदो टोक्यो का पुराना नाम। नाउ आई एम आस्किंग दैट कि टोक्यो का पुराना नाम क्या है? एदो। ये आपका पूछ सकता है, एकदम तैयार रहना भैया, बिल्कुल पूछेगा। तो उसमें कि 18वीं शताब्दी में टोक्यो तो केंद्र बन गया, उसके अगल बगल प्रिंटिंग की एक नई संस्कृति डेवलप हो गई। लेकिन उसके पहले 13वीं शताब्दी में त्रिपिटका, कोरियाना वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथ का कोरियाई जिसको संग्रह कहते हैं, ये आपको 13वीं शताब्दी में ये छपी थी। इसी को 2007 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया। ये कि इतनी महत्वपूर्ण चीज थी, जबकि ये 13वीं शताब्दी में आई थी और इसको यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इसका नाम दर्ज किया कि ऐसा पुरानी चीज जो आज की भी पीढ़ी को समझना चाहिए कि ये क्यों आया और ये महत्वपूर्ण चीज है। इसके बाद आया कितागावा उतामारो। ये जो है आपका कितागावा उतामारो, ये 1753 ईस्वी में इसका जन्म एदो टोक्यो में हुआ। एदो टोक्यो का पुराना नाम, टोक्यो में ही इनकी पैदाइश हुई थी। उतामारो ने एक तैरती दुनिया नाम की एक चित्र शैली इसने प्रस्तुत किया था। ये एक अलग तरह की चित्र शैली थी, ये एक मौलिक चित्र शैली थी। इसमें जो बनावट होती थी बड़ी आकर्षक होती थी, और साथ में इसमें कुछ मूल भावना भी छुपी होती थी, मूल इसमें विचार भी छुपे होते थे। ये काफी फैली, ये यूरोपीय देश में भी फैली। ये एक अलग तरह की चित्रात्मक शैली थी। इसने भी प्रिंटिंग को बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब इसके बाद 1295 ईस्वी में इटली का यात्री मार्को पोलो ये चीन गया, और चीन में इसने कई चीज को देखा, प्रिंटिंग को भी देखा, प्रिंटिंग तकनीक को देखा। प्रिंटिंग तकनीक को देखने के बाद यही उसको लेकर के यूरोप में आया। लेकिन यूरोप नहीं बल्कि कहिए कि आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस बसाने का श्रेय जो जाता है योहान गुटेनबर्ग। योहान गुटेनबर्ग मूल रूप से जर्मनी का रहने वाला था। जर्मनी ये जमींदार, कृषक परिवार, व्यापारी और तेल पेरने का काम करता था। ये जैतून का तेल पेरने का काम करता था, इसलिए इसको मशीन की अच्छी ज्ञान थी। इसने योहान गुटेनबर्ग ने क्या किया? प्रयास करके, मेहनत करके शीशा और विस्मित धातु का मिला हुआ इसने एक ऐसा मटेरियल तैयार किया जिससे उसने प्रिंटिंग मुद्रा तैयार की, और उसको फिर वो दबा करके और कागज पर उकेरने की कला उसने तैयार कर दिया। शीशा की क्या थी कि जैसे उसको गर्म करते थे तो वो गल जाता था, और विस्मित में क्या है कि वो ठंडा होने पर वो फैलता है। अन्य धातु है कि ठंडा होने पर सिकुड़ता है, और विस्मित ठीक फैलता था। इसीलिए मुद्रा उसकी बनाई गई, और ये एक चमत्कारिक परिवर्तन ले आया, और यहीं से आपको आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का नींव पड़ी। तो 1448 ईस्वी में आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस के लिए यंत्र तैयार कर। जल्दी बोलो, मैं राजीव तुम्ही से पूछ रहा हूं। राजीव बात तू है बोल कि कब आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी? 1448 ईस्वी में, 1448। ठीक। अब इसके बाद देखो कि प्रथम छपने वाली जो किताब इसने जो छापा वो थी बाइबिल। प्रथम छपने वाली किताब आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस से योहान गुटेनबर्ग ने कौन सी किताब छापा? बाइबिल। इसके बाद 300 सालों तक लगभग इसी तरह की छपाई चली। अब इसमें कुछ नए आपको
व्यक्ति शामिल हुए जिनका एक खास तरह का काम होता था। उससे शब्दावली भी डेवलप हुआ, जैसे कि कंपोजिटर, इसका काम था छपाई के लिए कंपोज करना। गैलीज, धातुई फ्रेम में टाइप बिछा करके इसको सेट करता था, इसको गैलीज कहते थे। प्रूफ रीडर, जब छप जाता था तो उसका हिज्जे, उसका कह सकते हैं स्पेलिंग चेक करना, उसका कि कोई मिसप्रिंट तो नहीं हुआ है। दिस इज द वर्क ऑफ द प्रूफ रीडर। और एट लास्ट द बाइंडर दैट कम्स, उसका काम क्या था कि बाइंडर बाइंड्स द बुक और दैट गिव्स द फाइनल शेप ऑफ द बुक्स। इसके बाद वो बिकने के लिए बाजार में उपलब्ध हो जाती थी। ये अब पाठक वर्ग को कैसे बढ़ाया गया? जब किताब छपने लगी, किताब लाखों लाख की संख्या में आने लगी, बहुत बढ़ गई, तो उस स्थिति में गाथा गीत, जिसको बैलाड भी कहते हैं, लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान तैयार किया गया। इसमें अच्छा अच्छा चित्र दिया गया, लोकगीत डाला गया, कहानी दिया गया, जिससे किताब के लोग पढ़ने में, अब सामान्य व्यक्ति भी कहानी के रूप में उसको पढ़ना चाहते थे। लोग कहानी पढ़ना चाहते थे। अब उसमें इंटरेस्ट आने लगा, अरुचि आने लगा। इसके बाद शराब घर में भी अब पढ़ा जाने लगा, कि जबकि शराबियों को मतलब नहीं था, लेकिन शराबी भी मस्ती में झूम करके और तब पढ़ते थे, आनंद लेते थे। इस तरह से धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस का फैलाव होने लगा। अब देखिए, प्रिंटिंग प्रेस के फैलाव होने का एक और भी क्षेत्र में प्रभाव आया कि धार्मिक सुधार की गतिविधियां बढ़ गई। पहले तो धार्मिक कर्मकांड था, धार्मिक बुराइयां थी, उस पर भी अब लिखा जाने लगा। इसके धार्मिक कट्टरपंथी ने विरोध भी किया था, लेकिन इसका तो उसमें लूथर, सबसे महत्वपूर्ण मार्टिन लूथर का आता है। मार्टिन लूथर, इनकी जन्म जर्मनी में हुई थी। ये महान धर्म सुधारक भी थे, और ये रोमन कैथोलिक की चर्च में जितनी भी कुरीतियां थी उसकी उन्होंने आलोचना किया। उन्होंने एक न्यू टेस्टामेंट नाम की पुस्तक लिखा, जिसमें उन्होंने कैथोलिक जो चर्च प्रणाली थी उसका उन्होंने कलई खोल दिया। यहां तक कि वो एक पुस्तक की प्रति गिरजाघर के सामने उन्होंने चिपका दिया, उसको लगा दिया और कहा, जिसको भी मैं खुली चैलेंज देता हूं, मार्टिन लूथर ने कहा कि खुली चैलेंज देता हूं कि मुझसे बहस करे, मैं हर बात को साबित कर दूंगा कि जो कुरीति है वो क्यों कुरीति है, तर्कपूर्ण ढंग से। इसके कारण क्या हुआ कि मार्टिन लूथर की लिखी हुई पुस्तक काफी न्यू टेस्टामेंट की 500 प्रतियां देखते देखते बिक गई। 3 माह के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। इसलिए मार्टिन लूथर ने ये कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी गई सबसे बड़ी देन है। जल्दी बतावा आरतिया तोरे से हम पूछत मानी कि किसने कहा था कि ये मुद्रण ईश्वर की सबसे बड़ी देन है? मार्टिन लूथर। बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए कि जब धर्म में सुधार की बात हुई तो कट्टरपंथी विरोध करने लगे। कट्टरपंथी ने इसके लिए एक इनक्विजिशन, जिसको धर्म अदालत का नाम दिया, कि यदि कोई आदमी धर्म की जो मान लीजिए कोई पुरातनपंथी विचारधारा है, इसका विरोध करता है, इसके विरोध में छापता है, इसके विरोध में यदि कुछ भी प्रकाशित करता है, तो धर्म अदालत बिठाई जाएगी और उसको दंड दिया जाएगा, उसकी किताब को जब्त कर लिया जाएगा, उसके प्रकाशन को जब्त कर लिया जाएगा और उसको दंडित किया जाएगा। कुछ व्यक्ति को फांसी भी दिया गया। लेकिन फिर भी जो है ये पद्धति रुकी नहीं। प्रेस अपनी शक्ति का प्रभाव छोड़ता रहा, लेकिन चर्च के विचार से और व्याख्या को विरोध करने का साहस जो कोई भी करते थे, उनको इंक्विजिशन प्रणाली से, धर्म अदालत से उनको कहा जाता था कि नहीं, चर्च का शब्द अंतिम है, चर्च का विचार अंतिम है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी प्रेस की शक्ति बढ़ती चली गई, फिर भी छपाई की शक्ति दुनिया में बहुत हावी रही और लोग अपने विचार, अपने भावना, अपने अंतर्द्वंद, अपने सारी बातों को वो लिख करके और दुनिया के सामने इसको फैलाने लगे। तो मैं अभी सिर्फ आपको पहला भाग बतलाया हूं, इसका दूसरा भाग मैं बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा। और मैं सुनील जी खाटी बिहारी यहीं आपसे विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।